हेलो फ्रेंड्स, हमारी प्रिपरेशन पूरी हो चुकी है। अब एग्जाम का टाइम आ गया है। उससे पहले हम एक सैंपल एग्जाम पेपर देख लेते हैं और इसमें अपनी प्रिपरेशन का आइडिया लगा लेते हैं कि हम एग्जाम के लिए कितना रेडी है। इस सैंपल पेपर में जैसे आपको एग्जाम में क्वेश्चंस आएंगे उसी लेवल के क्वेश्चंस रहेंगे और हर एक चैप्टर से जितनी उसकी वेटेज है उतने ही क्वेश्चंस रहेंगे। आप इस एग्जाम में कितना स्कोर कर रहे हो, अकॉर्डिंगली आप अपनी प्रिपरेशन का आइडिया ले सकते हो। पासिंग मार्क्स एग्जाम के लिए कितना रहता है? 60 मार्क्स और 0.25 की नेगेटिव मार्किंग भी होती है। एक नंबर का क्वेश्चन है, सही हुआ तो 1 मार्क, रॉन्ग हुआ तो 0.25, इतने मार्क्स कट जाते हैं, नेगेटिव मार्किंग रहती है। पहला क्वेश्चन है, इट्स कॉमन टू हैव डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट विदाउट एनी एक्सपायरी डेट। डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट जिनमें एक्सपायरी डेट ना हो वो बहुत कॉमन है। ट्रू और फॉल्स? तो जितने भी डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं सबकी एक्सपायरी डेट रहती है, तो ये चीज कॉमन नहीं है, इसलिए करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, फॉल्स। Hedgers and speculators are two important participants of a securities market and they strike a balance due to their needs as dash. Hedgers want to avoid risk while the speculator want to take risk. Hedger को अवॉइड करना है, स्पेकुलेटर को रिस्क लेना है। Hedger want to take risk while the speculator want to avoid risk. Hedger को रिस्क लेना है और स्पेकुलेटर को अवॉइड करना है। बोथ हैजर एंड स्पेकुलेटर वांट टू अवॉइड रिस्क, दोनों को अवॉइड करना है और दोनों को टेक करना है। तो हैजर कौन होते हैं? जिनको रिस्क को अवॉइड करना होता है, और स्पेकुलेटर जो ट्रेडिंग प्रॉफिट कमाने के पर्पज से करते हैं, उन्हें रिस्क लेना होता है। तो करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन ए, हैजर वांट टू अवॉइड रिस्क व्हाइल द स्पेकुलेटर वांट टू टेक रिस्क। व्हाट डज हैजिंग डू? मैक्सिमाइज बिजनेस प्रॉफिट्स, मिनिमाइज बिजनेस लॉसेस, प्रोड्यूसेस ए मोर क्लियरर आउटकम। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, प्रोड्यूसेस ए मोर क्लियरर आउटकम। फंक्शंस ऑफ ए डेरिवेटिव मार्केट इंक्लूड डैश, इंप्रूविंग प्राइस डिस्कवरी बेस्ड ऑन एक्चुअल वैल्यूएशन एंड एक्सपेक्टेशंस, शिफ्ट ऑफ स्पेक्युलेटिव ट्रेड्स फ्रॉम अनऑर्गेनाइज्ड मार्केट टू ऑर्गेनाइज्ड मार्केट, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ द अबव। तो डेरिवेटिव मार्केट में क्या होता है? फ्यूचर प्राइस क्या रिप्रेजेंट करता है कि लोगों को क्या लगता है कि फ्यूचर डेट में इस स्टॉक का क्या प्राइस हो सकता है, अकॉर्डिंगली आपका स्पॉट प्राइस डिस्कवर होता है। और सेकंड क्या होता है, जो स्पेक्युलेटिव ट्रेडिंग अनऑर्गेनाइज्ड मार्केट में हो रही थी वो अब एक रिकॉग्नाइज्ड एक्सचेंज पर आ गई, ऑर्गेनाइज्ड मार्केट में आ गई। सो बोथ ए एंड बी, ऑप्शन सी। डैश इज नॉट ए डेरिवेटिव्स मार्केट प्रोडक्ट, प्रेफरेंस शेयर, फ्यूचर्स, स्वैप, ऑप्शंस। तो इनमें से कौन सा डेरिवेटिव मार्केट का प्रोडक्ट नहीं है? हमारे डेरिवेटिव में 4 टाइप के प्रोडक्ट होते थे, फ्यूचर, फॉरवर्ड, स्वैप्स, ऑप्शंस। तो कौन सा नहीं है? प्रेफरेंस शेयर, ऑप्शन ए। द परचेज ऑफ ए शेयर इन वन मार्केट एंड द साइमल्टेनियस सेल इन ए डिफरेंट मार्केट टू बेनिफिट फ्रॉम प्राइस डिफरेंशियल इज नोन एज डैश, मोर्टगेज, आर्बिट्राज, स्पेकुलेशन, हेजिंग। तो आर्बिट्राज में हम क्या करते थे, दो मार्केट के बीच में सेम प्रोडक्ट का जो प्राइस डिफरेंशियल है उससे बेनिफिट लेते थे। तो इसलिए करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, आर्बिट्राज। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ डेरिवेटिव्स इज टू एनेबल मार्केट पार्टिसिपेंट टू डैश, ट्रेड, स्पेकुलेट, आर्बिट्राज, मैनेज द रिस्क। हम डेरिवेटिव मार्केट में ये सारे काम कर सकते हैं, लेकिन डेरिवेटिव मार्केट का जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो रिस्क को मैनेज करना है, ऑप्शन डी। हम बाकी चीजें ट्रेड, स्पेकुलेट, आर्बिट्राज ये सारी चीजें कर सकते हैं, लेकिन जो मेन पर्पज है जिसके लिए डेरिवेटिव्स मार्केट होती है वो क्या है? मैनेज द रिस्क। लोग अपने रिस्क को मैनेज कर सके, जिन्हें अवॉइड करना है वो अवॉइड कर सके, जिन्हें रिस्क लेना है वो रिस्क ले सके। ऑपरेशनल रिस्क इंक्लूड लॉसेज ड्यू टू डैश, टू मच ऑफ मैनेजमेंट कंट्रोल, इनकम टैक्स रेगुलेशन, इनएडिक्वेट डिजास्टर प्लानिंग, गवर्नमेंट पॉलिसीज। ऑपरेशनल रिस्क में इनमें से क्या आता है? इनएडिक्वेट डिजास्टर प्लानिंग। कोई भी डिजास्टर आया उसके लिए आपने प्रॉपर प्लानिंग नहीं की है, तो वो आपका ऑपरेशनल रिस्क है। डैश इज एन एग्जांपल ऑफ ए डेरिवेटिव ऑन एनर्जी रिसोर्सेज, सिल्वर फ्यूचर्स, कॉपर फ्यूचर्स, नेचुरल गैस फ्यूचर्स, रबर फ्यूचर्स। तो इनमें से एनर्जी रिसोर्सेज कौन सा है? नेचुरल गैस, ऑप्शन सी, नेचुरल गैस फ्यूचर्स। व्हाट इज द रोल ऑफ स्पेक्यूलेटर्स इन द मार्केट? दे स्टेबलाइज द मार्केट, they reduce their risk by speculating, they maintain the dollar rupee price parity, they add to the liquidity in the futures market।
तो स्पेकुलेटर का काम क्या है? प्रॉफिट कमाना। जो भी उसका व्यू है, बुलिश व्यू है, बियरिश व्यू है, अकॉर्डिंगली ट्रेड करके प्रॉफिट कमाना। तो उसके लिए वो हमेशा ट्रेडिंग करते रहते हैं, खरीदते रहते हैं, बेचते रहते हैं। इससे क्या होता है? मार्केट में लिक्विडिटी आती है। ऑप्शन डी, दे ऐड टू द लिक्विडिटी इन द फ्यूचर्स मार्केट। विच आर द टू मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स टू बी कंसिडर्ड वाइल कंस्ट्रक्टिंग एन इंडेक्स? इंडेक्स को कंस्ट्रक्ट करते हुए हमें किन दो चीजों का ध्यान रखना चाहिए? लिक्विडिटी एंड मार्केट कैपिटलाइजेशन, इम्पैक्ट कॉस्ट एंड ट्रैकिंग एरर, रिस्क एंड रिटर्न, डाइवर्सिफिकेशन एंड लिक्विडिटी। करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, डाइवर्सिफिकेशन एंड लिक्विडिटी। जो स्टॉक्स हम चुने वो डाइवर्सिफाइड हो और उनमें ट्रेडिंग फ्रीक्वेंटली होती हो। डाइवर्सिफिकेशन एंड लिक्विडिटी। ETF is a basket of securities that trade like individual stock on an exchange. ETF को हम इंडिविजुअल स्टॉक की तरह एक्सचेंज पर ट्रेड कर सकते हैं। ट्रू और फॉल्स? तो ये स्टेटमेंट ट्रू है। ऑप्शन ए, ETF क्या होता है? आपका एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। हाउ मैनी शेयर्स शुड बी आइडियली देयर इन एन इंडेक्स? एक इंडेक्स में आइडियली कितने शेयर्स होने चाहिए? 50, बिलो 50, 100, डिपेंड्स ऑन द ऑब्जेक्टिव ऑफ द इंडेक्स। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, डिपेंड्स ऑन द ऑब्जेक्टिव ऑफ द इंडेक्स। विच टाइप ऑफ इंडेक्स इज NSE निफ्टी? प्राइस वेटेड इंडेक्स, फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन इंडेक्स, इक्वली वेटेड इंडेक्स, मार्केट कैपिटलाइजेशन वेटेड इंडेक्स। तो इसका करेक्ट आंसर है फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन इंडेक्स। आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, हमें रॉन्ग स्टेटमेंट बतानी है। फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द इन्वेस्टर्स, ए लो ट्रैकिंग एरर इज डिजायरेबल। ट्रैकिंग एरर लो होना चाहिए। ट्रैकिंग एरर कैन ऑल्सो अराइज ड्यू टू म्यूचुअल फंड एक्सपेंसेस। म्यूचुअल फंड के जो एक्सपेंसेस होते हैं उसकी वजह से ट्रैकिंग एरर आ सकता है। ट्रैकिंग एरर इज सेम फॉर ऑल इंडेक्स फंड्स एज इट इज फिक्स्ड बाय द रेगुलेटर। ट्रैकिंग एरर सारे इंडेक्स फंड के लिए सेम है, इसको रेगुलेटर फिक्स करता है। कैश बैलेंसेस विच आर मेंटेन्ड बाय द फंड मैनेजर कैन कॉज ट्रैकिंग एरर। अब फंड मैनेजर जो भी उनके पास पैसा है उसमें से कुछ पैसा कैश बैलेंस के तौर पर भी रखते हैं, उसकी वजह से ट्रैकिंग एरर आ सकता है। इसमें से इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है? ऑप्शन सी, ट्रैकिंग एरर इज सेम फॉर ऑल इंडेक्स फंड्स एज इट इज फिक्स्ड बाय द रेगुलेटर। ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। A trader sells a futures contract and the price rises. The trader will dash make a profit, make a loss, can't say. ट्रेडर ने सेल किया है, शॉर्ट पोजीशन लिया है, तो उसका व्यू क्या होगा कि प्राइस नीचे की तरफ जाए, पर प्राइस राइज हो गया, प्राइस ऊपर की तरफ चला गया, तो उसको क्या होगा? लॉस होगा। ऑप्शन बी, मेक ए लॉस। व्हाट इज द रिस्क ऑफ बैड डिलीवरी इन एन इंडेक्स फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट? द रिस्क इज वेरी हाई, द रिस्क इज वेरी लो, द रिस्क डज नॉट एग्जिस्ट। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, द रिस्क डज नॉट एग्जिस्ट। इंडेक्स फ्यूचर में बैड डिलीवरी का कोई रिस्क नहीं है। बैड डिलीवरी का रिस्क कहां पर होता है? कि कमोडिटीज में, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स में, कि आपकी जो भी फसल आई वो खराब हो गई, आपको उसकी डिलीवरी खराब मिली, खराब टाइप की फसल मिली। लेकिन स्टॉक्स में ऐसा नहीं होता, इसलिए बैड डिलीवरी का रिस्क इनमें नहीं होता। When a seller short sell a stock, it means dash. सेलर ने स्टॉक को शॉर्ट सेल किया है, तो उसका व्यू क्या है? He has more than a month time to deliver the stock. उसके पास एक महीना है जिसमें वो स्टॉक को डिलीवर कर सकता है। He owns the stock he is supposed to deliver. उसके पास स्टॉक होना चाहिए तभी वो शॉर्ट सेल कर सकता है। He does not own the stock he is supposed to deliver. उसके पास स्टॉक होना जरूरी नहीं है। He has to deliver the stock within a short time. उसको कम टाइम के अंदर स्टॉक को डिलीवर करना पड़ेगा। शॉर्ट सेल में क्या होता है? हमारे पास अंडरलाइंग में कुछ भी ना हो तो भी हम सेल कर सकते हैं और बाद में उसे बाय करके अपनी पोजीशन को कट कर सकते हैं। ऑप्शन सी, he does not own the stock he is supposed to deliver. When a person enters into a forward contract, the loss that can occur on the position is known. फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जितना भी लॉस हो सकता है वो पहले से पता होता है। ट्रू और फॉल्स? तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है। फ्यूचर हो चाहे फॉरवर्ड हो, दोनों में ही लॉस अनलिमिटेड हो सकता है, क्योंकि जिस अंडरलाइंग असेट पर वो बेस है उसमें क्या प्राइस मूवमेंट आ रही है उस पर आपका लॉस डिपेंड करेगा और उसको हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, इसलिए फॉल्स। ए टिक इज डैश, मिनिमम प्राइस डिफरेंस बिटवीन टू बाय क्योट्स, मिनिमम प्राइस डिफरेंस बिटवीन टू सेल क्योट्स, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ द अबव। दो बाय कोड के बीच में जो मिनिमम डिफरेंस हो सकता है वो टिक है, दो सेल कोड्स के बीच में जो मिनिमम डिफरेंस हो सकता है वो टिक है। दोनों ही सही है या दोनों ही गलत है?
अब ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी, जो भी प्राइस कोटेशन के बीच में मिनिमम डिफरेंस हो सकता है वो ठीक है, वो चाहे बाई साइड का कोट हो या सेल साइड का कोट हो। Scarcity of underlying commodity will generally cause a rise in its future price. ट्रू और फॉल्स? अगर किसी चीज की कमी है उसके प्राइस राइज करेंगे। ट्रू और फॉल्स? तो ये स्टेटमेंट ट्रू है। डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है, ऑटोमेटिकली प्राइस राइज करेंगे। इन केस ऑफ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स, द रूल्स रिगार्डिंग द मिनिमम अमाउंट बाय विच द प्राइस वुड चेंज एंड द प्राइस लिमिट्स आर स्पेसिफाइड बाय एन अथॉरिटी। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में जो भी रूल्स है, मिनिमम अमाउंट जिसमें प्राइस चेंज होगा और जो भी प्राइस की लिमिट है वो एक अथॉरिटी स्पेसिफाई करती है। ट्रू और फॉल्स? तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है, क्योंकि ये चीज फ्यूचर के केस में होती है जिसमें रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज होता है। फॉरवर्ड में तो दो पार्टी आपस में कॉन्ट्रैक्ट कर रही है, तो इसमें अथॉरिटी इन्वॉल्व नहीं होती, इसलिए ऑप्शन बी फॉल्स। मिस्टर एक्स हैज गॉन शॉर्ट ऑन जनवरी फ्यूचर्स ऑन एबीसी स्टॉक एट 2200। 2200 में हमने बेच दिया। ही विल मेक ए प्रॉफिट इफ फ्यूचर प्राइस मूव टू डैश। प्रॉफिट हमें कब होगा? ऑब्वियसली जब प्राइस नीचे की तरफ जाएगा। तो ऑप्शन देखते हैं, 2150, 2225, 2250, 2300। और 2200 से कम प्राइस कौन सा है? 2150। ऑप्शन ए। द आइडिया एंड इकोनॉमिक रैशनल ऑफ इंट्रोड्यूसिंग फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट इज टू डैश। हेल्प आर्बिट्राज, हेल्प ट्रेडिंग, हेल्प हेजिंग, बोथ ए एंड सी। तो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट जब इंट्रोड्यूस हुए थे उनके पीछे का आइडिया क्या था? उनके पीछे का आइडिया था हेजिंग को हेल्प करना, कि आपके पास कोई पोजीशन है उसमें आपको कोई रिस्क है तो उस रिस्क को आप मैनेज कर सको, अपने पोर्टफोलियो को हेज कर सको। ऑप्शन सी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज क्लोजेस्ट टू द फॉरवर्ड प्राइस ऑफ ए शेयर इफ कैश प्राइस इज रुपीज 425, स्पॉट प्राइस है 425, हमें फॉरवर्ड का प्राइस बताना है। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट मैच्योरिंग इन 12 मंथ्स फ्रॉम डेट, 12 मंथ्स का फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट है। मार्केट इंटरेस्ट रेट इज 12%, 12% का मार्केट इंटरेस्ट रेट है। तो फॉरवर्ड का प्राइस क्या होता है? स्पॉट प्राइस प्लस कॉस्ट ऑफ कैरी। हमें और कोई कॉस्ट ऑफ कैरी तो दी नहीं, लेकिन ये 12% का मार्केट इंटरेस्ट रेट दिया हुआ है। तो हमारी कॉस्ट ऑफ कैरी क्या हो जाएगी? 12% ऑफ 425, 425 प्लस 12% ऑफ 425, ये हमारा फॉरवर्ड का प्राइस आ जाएगा। इसे हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारा 476 आएगा। Which of the following problems that exist in the forward contracts are solved by the futures contract? फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट की कौन सी ऐसी प्रॉब्लम है जिसको फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट सोल्व करते हैं? ए सेंट्रल एजेंसी फॉर मॉनिटरिंग, सेटलमेंट प्रॉब्लम्स, काउंटर पार्टी रिस्क, ऑल ऑफ द अबव। तो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में दो पार्टी आपस में कॉन्ट्रैक्ट करती है, काउंटर पार्टी रिस्क रहता है कि दूसरी पार्टी डिफॉल्ट ना कर दे, और उसी चीज को सेटलमेंट प्रॉब्लम भी कहते हैं कि दूसरी पार्टी ने डिफॉल्ट कर दिया तो हमारा कॉन्ट्रैक्ट तो सेटल ही नहीं होगा। फिर कोई सेंट्रल एजेंसी भी नहीं होती। ये तीनों ही चीजें फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में सोल्व हो जाती है। ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। इन एन इंडेक्स फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट द टिक साइज इज 0.2 ऑफ एन इंडेक्स पॉइंट एंड द इंडेक्स मल्टीपल इज ₹50, देन ए टिक इज वैल्यूड एट डैश। हमारा टिक साइज कितना है? 0.2, यानी प्राइस में जो मिनिमम मूवमेंट हो सकती है वो 0.2 की हो सकती है। अब इंडेक्स का लोट साइज कितना है? 50 का है। तो हमारी टिक की वैल्यू कितनी होगी? हमारा जितना मल्टीपल है इतने में ही हम ट्रेड कर सकते हैं। तो अगर हमारी सिंगल यूनिट होती, यहाँ पर हमारी क्या है? 50 है, हमारा लोट मल्टीप्लाई 50 है। अगर 1 होता तो उस केस में हमें 0.2 इतने का मूवमेंट होता, अप या डाउन साइड में इतने का मूवमेंट होता। तो 50 है तो इस केस में हमारा क्या होगा? 0.2 इंटू 50, ₹10 का हमें प्रॉफिट या लॉस होगा हर एक टिक के मूवमेंट पर। ऑप्शन सी। स्टॉक प्राइस इज डैश, सेम एज इन द नियर मंथ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, सेम एज एक्सरसाइज प्राइस ऑफ एन ऑप्शन, सेम एज स्ट्राइक प्राइस ऑफ एन ऑप्शन, द प्राइस ऑफ द अंडरलाइंग इन द स्पॉट मार्केट। स्टॉक प्राइस क्या होता है? जो अंडरलाइंग का स्पॉट मार्केट में प्राइस है। ऑप्शन डी। द प्रोसेस बाय विच ए फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट इज टर्मिनेटेड बाय ए ट्रांजैक्शन दैट इज इक्वल एंड अपोजिट टू द ओरिजिनल ट्रांजैक्शन इज कॉल्ड डैश। हमने एक फ्यूचर में पोजीशन ले रखी थी, अब हमें इसे कैंसिल करना है, उसका अपोजिट ट्रेड लेना है, तो उसकी टर्मिनोलॉजी क्या है? उसे क्या कहते हैं? नेटिंग, ऑफसेटिंग, हेजिंग, मार्क टू मार्केट। तो उसे ऑफसेटिंग कहते हैं। ऑप्शन बी। जनरली द फ्यूचर प्राइसेस कन्वर्ज टू स्पॉट प्राइसेस ऑन एक्सपायरी डे। जो फ्यूचर के प्राइसेस है और जो स्पॉट प्राइसेस है दोनों एक्सपायरी डे पर कन्वर्ज हो जाते हैं, सेम हो जाते हैं। ट्रू और फॉल्स? तो ये स्टेटमेंट ट्रू है। ऑप्शन ए। ए लॉन्ग पोजीशन इन ए मार्च फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट
कैन बी रिवर्स्ड बाय ए शॉर्ट पोजीशन इन दैट स्टॉक फ्यूचर्स ऑफ अप्रैल मंथ। हमने मार्च का फ्यूचर बाय कर रखा है, अब हमें उसे ऑफसेट करना है। तो क्या हम अप्रैल मंथ के फ्यूचर में उसे शॉर्ट करके अपनी पोजीशन को ऑफसेट कर सकते हैं, रिवर्स कर सकते हैं? ट्रू और फॉल्स? नहीं कर सकते। हमें सेम कॉन्ट्रैक्ट जिसमें बाय किया था उसी को ही सेल करना पड़ेगा, तो मार्च के फ्यूचर को ही सेल करना पड़ेगा। मिस्टर एक्स परचेज टू फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एबीसी एट रुपीज 300। 300 में दो फ्यूचर के कॉन्ट्रैक्ट परचेज किए। लॉट साइज 2000 शेयर्स का है। वट विल बी हिज प्रॉफिट और लॉस इफ ही सेल्स देम एट रुपीज 307। 300 में बाय किया, 307 में बेच दिया, तो एक यूनिट पर कितना प्रॉफिट आएगा? 7 रुपीज का। और हमारा लॉट साइज कितना है? 2000 का। और हमने कितने फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में ट्रेड किया था? 2 में। ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। तो इंटू 2, ये तो हमारा क्या होगा? एक फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट की प्रॉफिट जितना आया एक यूनिट पर इंटू जो लॉट साइज था। अब ऐसे हमने दो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट ट्रेड किए हैं, तो हमें टोटल प्रॉफिट निकालना है, तो इंटू 2। 14 इंटू 2 हमारा 28,000। ऑप्शन बी। द रिलेशनशिप बिटवीन द स्पॉट प्राइस एंड द फ्यूचर प्राइस इज नोन एज डैश। डिविडेंड, रिस्क प्रीमियम, पे आउट डिफरेंस, कॉस्ट ऑफ कैरी। ऑप्शन डी, कॉस्ट ऑफ कैरी। हमारा फ्यूचर प्राइस क्या होता है? स्पॉट प्राइस प्लस कॉस्ट ऑफ कैरी। तो फ्यूचर प्राइस और स्पॉट प्राइस के बीच में रिलेशनशिप क्या है? कॉस्ट ऑफ कैरी की। एक कैलेंडर स्प्रेड कॉन्ट्रैक्ट इन इंडेक्स फ्यूचर अट्रैक्ट्स डैश सेम मार्जिन एज सम ऑफ टू इंडिपेंडेंट लेग्स ऑफ फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट। जितना हम दो अलग अलग फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट खरीदे उनका सम करें, सेम मार्जिन लगेगा। लोअर मार्जिन देन सम ऑफ टू इंडिपेंडेंट लेग्स ऑफ फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट, उससे कम लगेगा। हायर मार्जिन, उससे ज्यादा लगेगा। नो मार्जिन नीड टू बी पेड फॉर कैलेंडर स्प्रेड पोजीशन, कोई मार्जिन नहीं लगेगा। अब कैलेंडर स्प्रेड में क्या होता है? हम एक बाई की पोजीशन लेते हैं, एक सेल की पोजीशन लेते हैं, डिफरेंट डिफरेंट मैच्योरिटी, जैसे एक मार्च की ले ली, एक अप्रैल की ले ली। ये कब बनाते हैं? जब हमें लगता है कि फ्यूचर्स के प्राइसेस अपनी फेयर वैल्यू से थोड़े से अलग है, लेकिन तो अपोजिट पोजीशन है, तो हमारा लॉस इसमें लिमिटेड होता है। लॉस लिमिटेड है, इसलिए लोअर मार्जिन की रिक्वायरमेंट होती है। ऑप्शन बी। द टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट आर डिसाइडेड बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टीज इन ए फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट। ट्रू और फॉल्स? जो कॉन्ट्रैक्ट की टर्म है फ्यूचर्स में, वो दो पार्टी मिलकर डिसाइड करती है, तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है। फॉरवर्ड में दो पार्टी मिलकर डिसाइड करती हैं, लेकिन फ्यूचर के केस में एक्सचेंज डिसाइड करता है। वट डज ए कॉल ऑप्शन गिव द बायर? कॉल ऑप्शन बायर को क्या देता है? द राइट बट नॉट द ऑब्लिगेशन। द ऑब्लिगेशन बट नॉट द राइट। गिव्स बोथ द राइट एंड ऑब्लिगेशन, नाइदर द राइट नॉट द ऑब्लिगेशन। तो बायर के पास हमेशा क्या रहता है? राइट बट नॉट द ऑब्लिगेशन। ऑप्शन ए। वो चाहे तो अपने राइट का एक्सरसाइज कर सकता है, लेकिन उसके पास कोई ऑब्लिगेशन नहीं है। सेलर के पास ऑब्लिगेशन रहती है। इन एक्सरसाइजिंग कॉल ऑप्शन ऑन एन इंडेक्स, the option holder receives from the option writer an amount equal to excess of spot price at the time of exercise over the strike price of the call option। अगर एक ऑप्शन बायर है, उसने अपने राइट को एक्सरसाइज किया, तो उसे कितना डिफरेंस मिलेगा? जो स्पॉट प्राइस चल रहा है माइनस जो स्ट्राइक प्राइस है। स्पॉट प्राइस माइनस स्ट्राइक प्राइस, इतना उसका प्रॉफिट हो जाएगा। ये स्टेटमेंट ट्रू है या फिर फॉल्स है? तो ये स्टेटमेंट ट्रू है। हमने बाय करने का राइट लिया है कि स्ट्राइक प्राइस पर हम बाय कर लेंगे। अभी अगर करंट प्राइस हमारा ज्यादा चल रहा है, तो ऑब्वियसली हमें फायदा होगा। हमने कम पर बाय किया, ज्यादा में सेल कर सकते हैं, तो हमें प्रॉफिट होगा। व्हाट डज नियर मंथ फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट मीन? करंट मंथ ऑफ द फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट, नेक्स्ट मंथ आफ्टर द करंट मंथ ऑफ द फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट, मंथ ऑफ एक्सपायरी ऑफ द फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट, नन ऑफ द अबव। तो नियर मंथ कौन सा होता है? जो अभी हमारा करंट मंथ चल रहा होता है। नियर, नेक्स्ट, फार। नेक्स्ट यानी कि नेक्स्ट मंथ और फार यानी कि उससे भी अगला मंथ। तो नियर मंथ क्या है? करंट मंथ ऑफ द फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट। इन द ऑप्शन सेगमेंट, इफ यू बाय ए पुट, यू एक्सपेक्ट द मार्केट टू मूव डैश अप, डाउन, रेंज बाउंड। वन कैन नॉट बाय ए पुट इन द ऑप्शंस मार्केट। तो अगर हमने पुट बाय किया है, तो हमारा क्या है? हमने सेल किया है, यानी कि हमें लगता है कि मार्केट नीचे जाएगी। ऑप्शन बी, डाउन। ए शॉर्ट पोजीशन इन ए पुट ऑप्शन कैन बी क्लोज्ड आउट बाय टेकिंग ए डैश लॉन्ग पोजीशन इन ए पुट ऑप्शन ऑफ एनी एक्सरसाइज प्राइस एंड एक्सरसाइज डेट। हमारी क्या है? शॉर्ट पोजीशन है पुट ऑप्शन में, और उसे हमें क्लोज करना है। तो क्लोज कैसे होगी? फर्स्ट ऑप्शन है, हम लॉन्ग पोजीशन ले ले पुट ऑप्शन में किसी भी एक्सरसाइज प्राइस और किसी भी एक्सरसाइज डेट की। हम लॉन्ग पोजीशन ले ले कॉल ऑप्शन में सेम एक्सरसाइज प्राइस और एक्सरसाइज डेट की। हम लॉन्ग पोजीशन ले ले पुट ऑप्शन में विद द सेम एक्सरसाइज प्राइस एंड एक्सरसाइज डेट। हम शॉर्ट पोजीशन ले ले कॉल ऑप्शन में विद द सेम एक्सरसाइज प्राइस एंड एक्सरसाइज डेट। तो जो हमारी पोजीशन है, हमारी पुट की पोजीशन है,
तो हमें पुट की ही पोजीशन लेकर उसे रिवर्स करना पड़ेगा और सेम एक्सरसाइज प्राइस और एक्सरसाइज डेट भी होनी चाहिए। तो ऑप्शन सी, लॉन्ग पोजीशन इन ए पुट ऑप्शन विद द सेम एक्सरसाइज प्राइस एंड एक्सरसाइज डेट। हमने पहले शॉर्ट की थी तो अब लॉन्ग लेनी पड़ेगी, पहले लॉन्ग की होती तो हमें शॉर्ट करना पड़ता। लेकिन जिसमें क्या है, पुट में क्या है तो पुट, कॉल में क्या होता तो कॉल, और सेम एक्सरसाइज प्राइस और एक्सरसाइज डेट उसी ऑप्शन में हमें ऑफसेट करना पड़ेगा। longer the time to maturity of the put option, higher will be the time value, ट्रू और false। तो टाइम वैल्यू हमारी क्या है कि कितना हमारे ऑप्शन की मैच्योरिटी में अभी टाइम बचा है, तो जितना ज्यादा ये टाइम होगा उतनी ज्यादा टाइम वैल्यू होगी, तो ये स्टेटमेंट ट्रू है। इन द ऑप्शन सेगमेंट, इफ यू बाय कॉल एट ए प्रीमियम ऑफ ₹20 एट द स्ट्राइक प्राइस ऑफ 300, lot is of 100 shares, then the maximum possible profit is dash। हमने क्या किया है, हमने एक कॉल ऑप्शन बाय किया है, कॉल ऑप्शन हमने बाय किया है। प्रीमियम कितना दिया हमने, ₹20 का प्रीमियम दिया। स्ट्राइक प्राइस कितना है, 300, 300 पे हमने ₹20 का प्रीमियम दिया है। लॉट साइज हमारा 100, 100 का है। देन द मैक्सिमम पॉसिबल प्रॉफिट, हमारा मैक्सिमम प्रॉफिट कितना हो सकता है, 400, 2000, 6000, अनलिमिटेड। तो जो बायर है उसका प्रॉफिट अनलिमिटेड रहता है। सेलर के केस में प्रॉफिट कितना लिमिट होता है, जो प्रीमियम उसे मिला है, लेकिन बायर के केस में अनलिमिटेड प्रॉफिट रहता है, लिमिटेड लॉस अनलिमिटेड प्रॉफिट, तो प्रॉफिट अनलिमिटेड, ऑप्शन डी। A call option will give the holder of the option a right to buy how much of the underlying from the writer of the option। हमने जो ऑप्शन बाय किया है वो हमें कितनी क्वांटिटी बाय करने का राइट देता है, द स्पेसिफाइड क्वांटिटी और मोर देन द स्पेसिफाइड क्वांटिटी, जो स्पेसिफाई की है या फिर उससे ज्यादा, द स्पेसिफाइड क्वांटिटी और लेस देन द स्पेसिफाइड क्वांटिटी, जो स्पेसिफाई किया, जैसे मान लो हमारा लॉट साइज था 100 का, 100 या फिर उससे कम, ओनली द स्पेसिफाइड क्वांटिटी, जितनी स्पेसिफाई किया 100 तो 100, अनलिमिटेड। तो जितनी कॉन्ट्रैक्ट में स्पेसिफाई की है केवल उतनी ही क्वांटिटी को हम बाय कर सकते हैं, ऑप्शन सी, ओनली द स्पेसिफाइड क्वांटिटी। इवन इफ यू डू नॉट ओन द अंडरलाइंग स्टॉक, यू कैन सेल द स्टॉक ऑप्शन फॉर दैट स्टॉक। आप अंडरलाइंग स्टॉक को ओन नहीं करते या फिर भी आप उसका ऑप्शन को सेल कर सकते हो, ट्रू और फॉल्स, कर सकते हैं, ऑप्शन ए ट्रू। ओवर द काउंटर ऑप्शंस आर ऑलवेज स्टैंडर्डाइज, ओवर द काउंटर जो ऑप्शंस होते हैं वो हमेशा स्टैंडर्डाइज्ड होते हैं, ट्रू और फॉल्स, ये स्टेटमेंट फॉल्स है। वो कस्टमाइज होते हैं, दो पार्टी आपस में जो भी टर्म डिसाइड करना चाहे वो कर सकती है। एक्सचेंज वाले स्टैंडर्डाइज होते हैं। अमेरिकन ऑप्शन वैल्यू इज लोअर देन दैट ऑफ यूरोपियन ऑप्शंस, ट्रू फॉल्स, इट डिपेंड्स ऑन मार्केट कंडीशन। अमेरिकन ऑप्शन क्या थे, जिनको एक्सरसाइज डेट यानी कि मैच्योरिटी या फिर उससे पहले भी एक्सरसाइज किया जा सकता था, जबकि यूरोपियन को केवल एक्सरसाइज डेट पर ही एक्सरसाइज किया जा सकता था। अमेरिकन ऑप्शन की वैल्यू इस वजह से हाइयर होती है और हमें दिया क्या है, लोअर, तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है। मिस्टर एक्स सोल्ड ए पुट ऑप्शन ऑफ स्ट्राइक ₹200 ऑन एबीसी स्टॉक फॉर ए प्रीमियम ऑफ ₹10। हमने पुट ऑप्शन को सेल किया है, कितने का स्ट्राइक प्राइस, 200 का, और हमें प्रीमियम कितना मिला, 10। हमने सेल किया है तो हमें प्रीमियम मिलेगा। द लोट साइज इज 1000, लोट साइज हमारा 1000 का है। ऑन द एक्सपायरी डे, एबीसी स्टॉक क्लोज्ड एट ₹150, 150 पर क्लोज हुआ। वट इज हिज नेट प्रॉफिट और लॉस, उसे प्रॉफिट हुआ या फिर लॉस हुआ, और जो भी हुआ कितना हुआ, हमें ये बताना है। तो सबसे पहले तो हमने पुट ऑप्शन को सेल किया था, यानी कि हमारा बुलिश व्यू था। जब हम पुट ऑप्शन को बाय करते हैं तो हमें लगता है कि मार्केट नीचे गिरेगी, लेकिन हमने तो सेल किया था तो हमारा तो बुलिश व्यू था। लेकिन अल्टीमेटली हुआ क्या, हमारे स्टॉक का प्राइस 150 रह गया, यानी कि पहले तो हमें लॉस होगा, यानी कि ए या सी इसमें से आएगा। अब हमें कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट कैसे करेंगे, स्टार्टिंग में हमें 10 इंटू 1000, जो हमारा लॉट साइज था, कितना प्रीमियम हमें मिल गया, हमें 10,000 रुपीज तो मिल गए। अब हमारा जाएगा क्या, हमें ये 50 रुपीज जितना गिरा उतना लॉस होगा। 50 इंटू में 1000 जो लॉट साइज है, इतना हमें लॉस होगा। 50,000 का हमें लॉस हुआ, 10,000 इसमें से हमें मिल चुका था, तो हमारा लॉस कितना हुआ, 50 माइनस 10, 40,000 का, ऑप्शन ए। हमें प्रीमियम कितना मिला था, 10 इंटू 1000 का। एक्सपायरी के दिन हमें लॉस कितना हुआ, 150 माइनस 200, जितना हमारा प्राइस गिरा, इंटू में जो लॉट साइज था 50,000 का लॉस हुआ, तो नेट लॉस कितना आया हमारा, 40,000 का आया। इंट्रिंसिक वैल्यू इज ऑलवेज पॉजिटिव फॉर इन द मनी ऑप्शंस एंड जीरो फॉर आउट ऑफ द मनी ऑप्शन। इन द मनी ऑप्शन के लिए हमेशा पॉजिटिव होती है और आउट ऑफ द मनी ऑप्शन के लिए हमेशा जीरो होती है। ये ट्रू है या फिर फॉल्स है, तो ये स्टेटमेंट हमारी ट्रू है, ऑप्शन ए। द ऑप्शन विच गिव्स द होल्डर राइट टू सेल द अंडरलाइंग असेट ऑन और बिफोर ए पर्टिकुलर डेट फॉर ए सर्टेन प्राइस इज कॉल्ड एज डैश। यहाँ पर ध्यान क्या देना है,
ऑन और बिफोर ए पर्टिकुलर डेट, या तो उस दिन पर या फिर उससे पहले। अमेरिकन कॉल ऑप्शन, अमेरिकन पुट ऑप्शन, यूरोपियन कॉल ऑप्शन, यूरोपियन पुट ऑप्शन। ऑन और बिफोर जहां पर हम पहले भी कर सकते हैं वो तो होता है अमेरिकन ऑप्शन। अब हमें राइट किसका मिला है? सेल का मिला है। किसमें मिलता है? पुट ऑप्शन में। ऑप्शन बी, अमेरिकन पुट ऑप्शन। ए पर्सन हु इज बुलिश एंड ए पेयर ऑफ प्रीमियम इज ए डैश, बायर ऑफ कॉल ऑप्शन, सेलर ऑफ कॉल ऑप्शन, बायर ऑफ पुट ऑप्शन, सेलर ऑफ पुट ऑप्शन। हम बुलिश है, हमारा तेजी का व्यू है, और हमने प्रीमियम को पे किया है। सबसे पहले तो हमने प्रीमियम को पे किया है, तो हमारा क्या हुआ? हम बायर हो गए। और हम बुलिश है तो हमने कॉल ऑप्शन को बाय किया होगा। कॉल में हम बाय करने का राइट लेते हैं। अगर हम बुलिश हैं तो हम कम में बाय करने का राइट ले लेंगे। तो बायर ऑफ कॉल ऑप्शन, ऑप्शन ए। ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स आर नॉट सिमेट्रिकल विद रिस्पेक्ट टू राइट्स एंड ऑब्लिगेशन ऑफ द पार्टीज इन्वॉल्व्ड। जो ऑप्शंस होते हैं वो सिमेट्रिकल नहीं होते, राइट्स और ऑब्लिगेशन के रिस्पेक्ट में सिमेट्रिकल नहीं होते। ट्रू और फॉल्स? तो ये स्टेटमेंट ट्रू है। बायर के पास राइट होता है और सेलर के पास ऑब्लिगेशन होता है। इन केस ऑफ कॉल ऑप्शंस, इफ द मार्केट प्राइस इज लेस देन द एक्सरसाइज स्ट्राइक प्राइस, द ऑप्शन विल डैश, एक्सपायर वर्थलेस, seller of the option will exercise it, will definitely get exercised, none of the above। कॉल ऑप्शन है, हमारा तेजी का व्यू होता है इसमें, लेकिन मार्केट प्राइस हमारे एक्सरसाइज प्राइस से कम है। कम है तो क्या होगा? हम ऑप्शन को एक्सरसाइज नहीं करेंगे, तो वर्थलेस एक्सपायर हो जाएगा। ऑप्शन ए। द ऑप्शन विच गिव्स इट्स होल्डर ए पॉजिटिव कैश फ्लो इज कॉल्ड एज डैश, एट द मनी, इन द मनी, आउट ऑफ द मनी, नन ऑफ द अबव। तो जो पॉजिटिव कैश फ्लो देता है वो क्या है? इन द मनी। ऑप्शन बी। फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग ऑप्शन प्राइसिंग इंक्लूड विच ऑफ द फॉलोइंग। ऑप्शन प्राइस को कौन कौन से फैक्टर इन्फ्लुएंस करते हैं? टाइम टू एक्सपायरेशन, कितना टाइम अभी उसके एक्सपायरी में बचा है। वोलेटिलिटी ऑफ द अंडरलाइंग शेयर्स, कितनी उसमें वोलेटिलिटी है। इंटरेस्ट रेट्स, ऑल ऑफ द अबव। ये तीनों ही फैक्टर इफेक्ट करते हैं, इसलिए ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। थीटा इज ए मेजर ऑफ द सेंसिटिविटी ऑफ एन ऑप्शन प्राइस टू चेंजेस इन द मार्केट वोलेटिलिटी। ट्रू और फॉल्स? तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है। थीटा किसको मेजर करता है? टाइम डिके को, कि कितना टाइम एक्सपायरी में बचा है, उसके रिस्पेक्ट में हमारे ऑप्शन की प्राइस में कितना चेंज आ रहा है। इन ए कैलेंडर स्प्रेड ट्रांजैक्शन, the trader takes opposite position in two futures contracts with dash, two different underlying assets and same delivery month, two different delivery months and two different underlying assets, two different delivery months and same underlying assets, one stock and one index of same delivery month। तो कैलेंडर स्प्रेड में हम क्या करते हैं? हमारी असेट तो सेम होती है, लेकिन डिलीवरी मंथ अलग अलग होते हैं, इसलिए ऑप्शन सी, टू डिफरेंट डिलीवरी मंथ्स एंड सेम अंडरलाइंग असेट। When there is a closing buy transaction, this will have the effect of partly or fully offsetting dash। हमने क्लोजिंग बाय ट्रांजेक्शन किया है, तो इससे पहले हमारी पोजीशन क्या होगी? ए क्रॉस पोजीशन, ए शॉर्ट पोजीशन, ए हाई पोजीशन, ए लॉन्ग पोजीशन। हमारी शॉर्ट पोजीशन होगी, तभी तो हम बाय करके उसको क्लोज कर रहे हैं। ऑप्शन बी, ए शॉर्ट पोजीशन। ए हेजर वांट टू ऑफसेट द प्राइस रिस्क ऑन हिज इक्विटीज, सो ही विल टेक डैश। एक हेजर है जिसके पास कुछ पोर्टफोलियो बना हुआ है, उसे डर लग रहा है कि मार्केट नीचे चली गई तो उसे लॉस हो जाएगा। उसको प्रोटेक्ट करने के लिए वो क्या कर सकता है? ए लॉन्ग पोजीशन इन फ्यूचर्स, ए शॉर्ट पोजीशन इन फ्यूचर्स, ए लॉन्ग पोजीशन इन कॉल, बोथ ए लॉन्ग और शॉर्ट पोजीशन इन फ्यूचर्स। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, ए शॉर्ट पोजीशन इन फ्यूचर्स। हमारे पास अंडरलाइंग स्टॉक पड़ा है, हमें नीचे गिरने के रिस्क को प्रोटेक्ट करना है। तो अगर हम एक फ्यूचर को सेल कर दें तो उससे क्या होगा? जो हमारा प्राइस गिरा, यहाँ पर हमारे इक्विटी में जो लॉस होगा वो फ्यूचर के प्रॉफिट से ऑफसेट हो जाएगा। तो इसलिए ऑप्शन बी, ए शॉर्ट पोजीशन इन फ्यूचर्स। Those contracts which have been initiated but are not yet offset by a subsequent sale or purchase or by making or taking delivery are considered as dash, offsetting positions, clear positions, open positions, square of positions। तो जो पोजीशन अभी तक सेटल नहीं हुई है उसे बोलते हैं ओपन पोजीशंस। ऑप्शन सी। फॉर पोर्टफोलियो hedging by institutions and mutual funds, index based derivatives are more suitable and are much cost effective than derivatives based on individual stocks। ट्रू और फॉल्स? म्यूचुअल फंड है या फिर इंस्टीट्यूशन है जिनके पास पोर्टफोलियो है, जिनके पास अलग अलग शेयर्स है, उसका पोर्टफोलियो है, उन्हें हेज करना है, तो उनके लिए इंडेक्स बेस्ड डेरिवेटिव ज्यादा सुटेबल है रादर देन वो हर एक इंडिविजुअल स्टॉक पर डेरिवेटिव ले। ट्रू और फॉल्स? तो ये स्टेटमेंट ट्रू है। द स्ट्रेंगल स्ट्रेटेजी इज सिमिलर टू ट्रेडल स्ट्रेटेजी इन आउटलुक बट डिफरेंट इन डैश, इंप्लीमेंटेशन, एग्रेशन, कॉस्ट, ऑल ऑफ द अबव। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। अब इसको देखते हैं कैसे। ट्रेडल में हम क्या करते हैं? हम एक कॉल और पुट ऑप्शन सेम स्ट्राइक प्राइस का बाय करते हैं।
और ट्रायंगल में क्या करते हैं, हम अलग अलग स्ट्राइक प्राइस का कॉल और पुट ऑप्शन बाय करते हैं। ट्रेडल में हमारा क्या होता है, हमारा प्रीमियम ज्यादा जाता है पर हमारा प्रॉफिट भी ज्यादा होने के चांसेस रहते हैं। और ट्रायंगल में क्या होता है, हमारा प्रीमियम स्टार्टिंग में कम जाता है पर हमारा प्रॉफिट भी कम होता है इन कंपैरिजन टू स्ट्रेडल। पोस्ट के केस में भी सेम चीज, प्रीमियम हमारा स्ट्रेडल में ज्यादा जाएगा और ट्रायंगल में कम जाता है। तो इन तीनों ही फैक्टर में ट्रायंगल स्ट्रेडल से डिफरेंट है। ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। व्हाट इज ए कवर्ड कॉल? Strategy to sell coals at various strike prices to profit from the premium received. Used to generate extra income from existing holdings in the cash market. Strategy of buying a coal and sell its future for hedging. Done by buying a coal and put of the same strike price. इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, यूज टू जनरेट एक्स्ट्रा इनकम फ्रॉम एग्जिस्टिंग होल्डिंग्स इन द कैश मार्केट। कवर्ड कॉल में क्या होता है, आपके पास अंडरलाइंग स्टॉक में ऑलरेडी पोजीशन है और आप कॉल को शॉर्ट कर देते हो ताकि अगर प्राइस आपका यहीं पर रह जाए, आपने शॉर्ट किया तो आपको कुछ प्रीमियम मिल जाएगा और आपके स्टॉक का प्राइस जो आज है वही रह गया तो ये ऑप्शन एक्सपायर हो जाएगा, वर्थलेस एक्सपायर हो जाएगा, तो आपको प्रीमियम के जितना प्रॉफिट हो जाएगा और इस प्रीमियम से आपकी कॉस्ट कम हो जाएगी। तो इसका मेन एम क्या होता है, एक्स्ट्रा इनकम जनरेट करना विदाउट सेलिंग द स्टॉक। Beta of a portfolio is 1.3 and the portfolio value is 9 lakh. The benchmark index level is 8000 and one future contract lot size is 75. Calculate the number of contracts required for a good hedge. हमें नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स निकालने हैं तो इसका हमारा फॉर्मूला होता था, क्या फॉर्मूला होता था, जितने का हमारा पोर्टफोलियो है इनटू में बीटा इनटू 1.3 और इसको डिवाइड किससे कर दो, जितना एक इंडेक्स फ्यूचर की कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू है 8000 इंटू 75, तो जो ये वैल्यू आएगी उतने हमें कॉन्ट्रैक्ट्स लगेंगे। ये वैल्यू कितनी आएगी हमारी 1.95 जो कि 2 के नियर अबाउट है, इसलिए ऑप्शन ए 2। इफ द फ्यूचर प्राइस इज डिक्लाइनिंग बट ओपन इंटरेस्ट इज इंक्रीजिंग इट इंडिकेट्स ए डैश, बुलिश ट्रेंड, बेरिश ट्रेंड, नो ट्रेड ट्रेंड, नन ऑफ द अबव। फ्यूचर का प्राइस डाउन जा रहा है और ओपन इंटरेस्ट भी इंक्रीज हो रहा है, यानी कि ज्यादा से ज्यादा लोग बेच रहे हैं, तो कौन सा ट्रेंड हो गया, बियरिश ट्रेंड हो गया। ऑन द डेरिवेटिव फ्यूचर्स मार्केट, if there are three series of 1, 2 and 3 months open at a point of time, how many calendar spreads can one have? 1, 2, 3, 4। कैलेंडर स्प्रेड में क्या होता है, हम अलग अलग मैच्योरिटी मंथ के दो कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं। जैसे मान लो हमारा एक जैन, एक फेब, एक मार्च, हमारा 3 मंथ साइकिल चलती है तो हमारे 1, 2, 3 मंथ्स के ओपन कॉन्ट्रैक्ट्स है। तो हम इससे कितने कैलेंडर स्प्रेड बना सकते हैं, एक हम जैन फेब का कॉम्बिनेशन ले सकते हैं, एक हम जैन मार्च का ले सकते हैं, एक फेब मार्च का ले सकते हैं, तो टोटल हम 3 कॉम्बिनेशन बना सकते हैं, इसलिए ऑप्शन सी 3। यू हैव सोल्ड वन लॉट ऑफ एबीसी फ्यूचर्स फॉर रुपीज 800, लॉट साइज 2000, एक्सपेक्टिंग दैट दिस शेयर प्राइस विल गो डाउन। आपने 800 में सेल किया हुआ है फ्यूचर का लॉट जिसका कॉन्ट्रैक्ट साइज कितना है 2000 का, लॉट साइज है 2000, बट यू ऑल्सो वांट टू प्रोटेक्ट योरसेल्फ अगेंस्ट एनी लॉस ऑफ मोर देन रुपीज 10,000। आप मैक्सिमम 10,000 का लॉस ले सकते हो। वट शुड यू डू? Place a limit order to buy at rupees 805. Place a limit order to sell at rupees 805. Place a stop loss buy order at rupees 795. Place a stop loss buy order at rupees 805. तो जब भी आपके पास ऑलरेडी पोजीशन हो और आपको अपने लॉस को मिनिमाइज करना हो तो आप स्टॉप लॉस ऑर्डर प्लेस करते हो। फिर आपकी सेल की पोजीशन है, आप स्टॉप लॉस इसका अपोजिट यानी कि बाय ऑर्डर प्लेस करोगे। थर्ड, अब किस प्राइस पर करोगे, 795 या फिर 805? कब करोगे, जब आपको लॉस हो रहा हो। 800 है, लॉस आपका किस डायरेक्शन में होगा, जब ऊपर की तरफ जाएगा, नीचे तो आपका प्रॉफिट होगा, तो यानी कि 805 इस पर आप स्टॉप लॉस ऑर्डर प्लेस करोगे। इसको अगर हम कैलकुलेट करना चाहें, एक पॉइंट मूवमेंट से हमें 2000 का लॉस होगा और 805 में 5 प्राइस की मूवमेंट आ गई, 5 इंटू 2000, 10,000 का हमारा मैक्सिमम लॉस होगा। तो करेक्ट आंसर क्या आएगा, ऑप्शन डी, प्लेस ए स्टॉप लॉस बाय ऑर्डर एट रुपीज 805। A trading member of a derivatives exchange can clear his trades through a clearing member who may or may not be a professional clearing member. True or false? ट्रेडिंग मेंबर है जिसको अपने ट्रेड्स को क्लियर करना है तो उसके लिए वो क्लियरिंग मेंबर के पास जाएगा। अब वो क्लियरिंग मेंबर जरूरी नहीं कि वो प्रोफेशनल क्लियरिंग मेंबर हो, तो ये स्टेटमेंट ट्रू है या फिर फॉल्स है? ये स्टेटमेंट ट्रू है। ट्रेडिंग कम क्लियरिंग मेंबर भी हो सकता है और प्रोफेशनल क्लियरिंग मेंबर भी हो सकता है, तो जरूरी नहीं कि केवल प्रोफेशनल क्लियरिंग मेंबर से क्लियर कराओ, आप ट्रेडिंग कम क्लियरिंग मेंबरशिप ट्रेड्स को क्लियर करा सकते हो। इन केस ऑफ बोनस शेयर्स द न्यू ऑप्शन स्ट्राइक प्राइस इज अराइव्ड एट बाय डैश द ओल्ड स्ट्राइक प्राइस बाय द एडजस्टमेंट फैक्टर।
एडिंग, सब्ट्रैक्टिंग, मल्टीप्लाइंग, डिवाइडिंग, बोनस शेयर आया, तो आपका स्ट्राइक प्राइस क्या हो जाना चाहिए, उसी रेशो में कम हो जाना चाहिए, तो उसको डिवाइड करके, जैसे मान लो 1:1 का बोनस शेयर आया, आपके पास एक शेयर था, आपको एक शेयर फ्री में मिला, पहले प्राइस 1200 था, तो आपको इसका एडजस्टमेंट फैक्टर यानी कि 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। एडजस्टमेंट फैक्टर क्या रहता है, ए प्लस बी बाय बी। अगर हम ए मान लें कि ए शेयर्स हमें मिले, बी हमारे पास थे, ए प्लस बी बाय बी, इस एडजस्टमेंट फैक्टर से आपको डिवाइड करना पड़ेगा। The concept in which the derivative trader gets a higher exposure for the small portion of margin amount brought by him is called an dash. Arbitrage, leverage, delta hedging, speculation. आपके पास कम पैसा है, उससे आप बड़े पैसे का ट्रेड कर पा रहे हो, तो उस चीज को क्या कहते हैं, लीवरेज कहते हैं। ऑप्शन बी। डेली ट्रेडिंग प्राइस लिमिट्स डिफाइन द मैक्सिमम परसेंटेज बाय विच द प्राइस ऑफ ए फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट कैन राइज अबव और फॉल बिलो द प्रीवियस डे सेटलमेंट प्राइस। डेली ट्रेडिंग प्राइस लिमिट क्या है, कि जो प्रीवियस डे का सेटलमेंट प्राइस था, उसकी रिस्पेक्ट में एक मैक्सिमम परसेंटेज की मूवमेंट, अप साइड में भी डाउन साइड में भी। ये स्टेटमेंट ट्रू है या फिर फॉल्स है, ये स्टेटमेंट ट्रू है। मिस्टर एक्स आस्क्स हिज ब्रोकर टू बाय सर्टेन नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स एट द मार्केट प्राइस। दिस इंस्ट्रूमेंट इज कॉल्ड डैश। आर्बिट्राज ऑर्डर, लिमिट ऑर्डर, स्टॉप लॉस ऑर्डर, मार्केट ऑर्डर। हमने क्या बोला है कि जो भी मार्केट प्राइस हो उस पर हमें बाय करके दे दो, तो इसे मार्केट ऑर्डर कहते हैं। ऑप्शन डी। ऑफ द ऑप्शंस बिलो विच इज मोर डिफिकल्ट टू मैनिपुलेट, इंडिविजुअल स्टॉक्स, आईटी सेक्टर स्टॉक्स, स्टॉक इंडेक्स, ऑल ऑफ द अबव। तो जो स्टॉक इंडेक्स होता है उसको मैनिपुलेट करना ज्यादा डिफिकल्ट होता है रादर देन किसी पर्टिकुलर स्टॉक या फिर किसी पर्टिकुलर सेक्टर को। ऑप्शन सी, स्टॉक इंडेक्स। इम्पैक्ट कॉस्ट इज द सेम फॉर द सेलर एंड द बायर ऑफ द स्टॉक, ट्रू और फॉल्स। इम्पैक्ट कॉस्ट सेलर के अलग हो सकती है, बायर के लिए अलग हो सकती है, इसलिए स्टेटमेंट फॉल्स है। फॉर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिविडेंड्स above 2% of the market value of the underlying security, the amount of dividend is dash the strike price of option on the stock। जो डिविडेंड का अमाउंट है वो स्ट्राइक प्राइस में कैसे एडजस्ट होगा, डिवाइडेड बाय, सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम, एडेड टू, मल्टीप्लाई टू। तो डिविडेंड के केस में सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम, सब्ट्रैक्ट करके एडजस्ट किया जाता है। ऑप्शन बी। डैश इज द कॉस्ट टू द मार्केट पार्टिसिपेंट बट इज नॉट मेंशन इन द कॉन्ट्रैक्ट नोट। इम्पैक्ट कॉस्ट, सेबी टर्नओवर फीस, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स, एक्सचेंज ट्रांजैक्शन चार्जेस, ये सारी ही कॉस्ट मार्केट पार्टिसिपेंट को उठानी पड़ती है, लेकिन इम्पैक्ट कॉस्ट क्या है, ये कहीं पर मेंशन नहीं होती। ये जो बिड आस्क स्प्रेड है उसकी वजह से ये आती है। तो ऑप्शन ए, इम्पैक्ट कॉस्ट। कैन द क्लियरिंग मेंबर गिव फिक्स्ड डिपॉजिट एज पार्ट ऑफ लिक्विड असेट्स टू द क्लियरिंग कॉर्पोरेशन, ट्रू और फॉल्स। फिक्स्ड डिपॉजिट को एज पार्ट ऑफ लिक्विड असेट दे सकते हैं या नहीं दे सकते, दे सकते हैं, यस। द मार्जिनिंग सिस्टम फॉर इंडेक्स फ्यूचर इज बेस्ड ऑन डैश, मार्जिन एट रिस्क, प्राइस एट रिस्क, वॉल्यूम एट रिस्क, वैल्यू एट रिस्क। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, वैल्यू एट रिस्क प्रिंसिपल के बेसिस पर हमारा मार्जिन कैलकुलेट होता है। व्हेन ए डीलर इज डूइंग ट्रेड्स इन हिज ओन अकाउंट एंड आल्सो डूइंग ट्रेड्स फॉर देयर क्लाइंट्स, देन दीज टू ट्रेड्स हैव टू बी कंप्लीटली सेग्रीगेटेड। खुद के ट्रेड और क्लाइंट के ट्रेड दोनों अलग अलग अकाउंट में मेंटेन किए जाएंगे। ऑप्शन ए ट्रू, ऑप्शन बी फॉल्स। तो ये स्टेटमेंट ट्रू है। Mr. X is a CA and Mr. Y is a BCom graduate. Both are clearing members of a recognized exchange. Based on this information, identify the true statement. Mr. X will enjoy higher exposure limits than Mr. Y. Mr. Y will enjoy higher exposure limit than Mr. X. Both of them will enjoy the same exposure limits. Insufficient information. Mr. X क्या है, सी है, मिस्टर वाई बीकॉम है, दोनों ही क्लियरिंग मेंबर्स है। इसके बेसिस पर हमें बताना है कि किसको ज्यादा मार्जिन मिलेगा। तो जो मार्जिन है वो किसके बेसिस पे डिसाइड होता है, कि आपके नीचे कितने ट्रेडिंग मेंबर्स हैं प्लस आपने कितने फंड्स जमा करा रखे हैं, ना कि आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है। तो इस केस में हमारे पास सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन नहीं है, क्योंकि हमें ये नहीं दिया हुआ कि किसने कितना डिपॉजिट कराया है। ऑप्शन डी, इनसफिशिएंट इन्फॉर्मेशन। डैश गारंटीज द परफॉर्मेंस ऑफ एक्सचेंज ट्रेडेड कॉन्ट्रैक्ट्स, क्लियरिंग कॉर्पोरेशन, सेबी, डिपॉजिटरीज, कस्टडियंस। करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, क्लियरिंग कॉर्पोरेशन। ये दोनों ही पार्टी के लिए काउंटर पार्टी की तरह एक्ट करती है। मार्क टू मार्केट मार्जिन्स आर कलेक्टेड डैश, ऑन ए वीकली बेसिस, ऑन ए डेली बेसिस, एवरी 2 days, एवरी 3 days। तो डेली बेसिस पर कलेक्ट होते हैं। ऑप्शन बी। क्लाइंट एक्स हैज परचेज 10 कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफ दिसंबर सीरीज एंड सोल्ड 7 कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफ जनवरी सीरीज ऑफ द एनएससी निफ्टी फ्यूचर्स। हाउ मेनी लोट्स विल गेट कैटेगराइज्ड एज रेगुलर नॉन स्प्रेड ओपन पोजीशंस, 3, 7, 10, 17। 10 हमने परचेज किया दिसंबर सीरीज के,
7 हमने जनवरी सीरीज के सेल की है, तो नेट हो जाएगा 10 माइनस 7 कितने 3। हु कैन ट्रेड इन इंडेक्स ऑप्शंस? ऑल एमफी एंड आईआरडीए मेंबर्स, members of a stock exchange, members and sub brokers of the stock exchange, clearing members registered in the derivative segment। कौन क्लियर कर सकता है? क्लियरिंग मेंबर क्लियर कर सकता है और उन्हें रजिस्टर भी होना पड़ेगा डेरिवेटिव सेगमेंट में। ऑप्शन डी, क्लियरिंग मेंबर्स रजिस्टर्ड इन द डेरिवेटिव सेगमेंट। ए क्लियरिंग मेंबर हैज डिपॉजिटेड एलिजिबल लिक्विड असेट्स ऑफ रुपीज 75 लाख, 75 लाख रुपीज की लिक्विड असेट डिपॉजिट कराई है। The exchange has minimum liquid net worth requirement of rupees 50 lakhs, 50 lakhs की minimum net worth की requirement है। The member has not entered into any transaction so far, अभी तो कोई transaction नहीं की है। What is the margin available for trading? कितना मार्जिन उसे अवेलेबल रहेगा? 25 लाख, 50 लाख, 75 लाख, 125 लाख। 75 लाख जमा किए हैं, 50 की मिनिमम रिक्वायरमेंट है, तो बचा कितना 25 लाख, तो इतना ही अवेलेबल रहेगा। ऑप्शन ए 25 lakhs। मिस्टर एक्स इज ए ट्रेडिंग मेंबर। One of his clients has purchased 12 contracts of March series index futures and another client has sold 10 contracts of March series index futures. The exposure of Mr. X as a trading member is dash। एक क्लाइंट ने 12 कॉन्ट्रैक्ट्स मार्च सीरीज के परचेज किया, दूसरे क्लाइंट ने मार्च सीरीज के 10 कॉन्ट्रैक्ट्स को सोल्ड किया है। तो मिस्टर एक्स की टोटल पोजीशन बतानी है। ग्रोस्ड अप एट 22 कॉन्ट्रैक्ट्स, नेटेड आउट एट 2 कॉन्ट्रैक्ट्स, मैक्सिमम ऑफ 10 and 12 which is 12 कॉन्ट्रैक्ट्स, डिपेंड ऑन एक्सचेंज डिसीजन एंड पास्ट रिकॉर्ड। तो जब खुद के ट्रेड होते हैं या फिर एक पर्टिकुलर क्लाइंट के ट्रेड है, उनको तो हम नेट कर सकते हैं, लेकिन ये अलग अलग क्लाइंट के हैं। एक क्लाइंट ने परचेज किया, दूसरे ने सेल किया है, तो इनके अलग अलग काउंट होंगे। 12 हमारे पहले क्लाइंट के, 10 हमारे दूसरे क्लाइंट के, ये दोनों प्लस होंगे, नेट नहीं होंगे। तो ग्रोस्ड अप एट 22 कॉन्ट्रैक्ट्स। फॉरेन एक्सचेंज कैन बी ए पार्ट ऑफ लिक्विड असेट्स टू बी मेंटेन्ड बाय क्लियरिंग मेंबर्स विद द क्लियरिंग कॉर्पोरेशन। जो लिक्विड असेट्स हमें डिपॉजिट करानी होती है, उसमें फॉरेन एक्सचेंज भी हो सकता है। ट्रू और फॉल्स? फॉल्स है, नहीं हो सकता। लिक्विड एसेट्स में क्या क्या आता है? कैश, बैंक गारंटी, फिक्स डिपॉजिट रिसिप्ट, टी बिल, ट्रेजरी बिल्स, डेटेड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, ये एज ए पार्ट ऑफ लिक्विड एसेट्स हो सकते हैं, बाकी नहीं हो सकते। ए पेनल्टी or suspension of registration of a stockbroker from derivative exchange/segment under SEBI regulations 1992 can take place if the stockbroker dash fails to resolve the complaints of the investors, indulges in manipulating of the market, does not follow the code of conduct, all of the above। तो जो भी पेनल्टी या फिर सस्पेंशन है, वो किसी भी गलत काम के लिए हो जाएगा, जैसे कि इन्वेस्टर की कंप्लेंट को रिजोल्व नहीं किया, मार्केट को मैनिपुलेट किया या फिर कोड ऑफ कंडक्ट को फॉलो नहीं किया। इसलिए ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। On what occasion from the below the derivative segment of the stock market has to report to SEBI? कब SEBI को रिपोर्ट करना पड़ेगा डेरिवेटिव सेगमेंट को? When the 90% value at risk limit has been violated, when the 95% value at risk limit has been violated, when the 98% value at risk limit has been violated, when the 99% value at risk limit has been violated। तो कंडीशन क्या होती है जब 99% वाली लिमिट वायलेट होती है? ऑप्शन डी, when the 99% value at risk limit has been violated। For calculating the net worth of a clearing member, which of these is are not considered? His fixed assets, his pledged securities, his membership card, all of the above। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। ये तीनों ही चीजें कंसिडर नहीं होती। नॉन अलाउेबल असेट्स, जो लिक्विड असेट का पार्ट नहीं हो सकती, वो क्या क्या है? फिक्स्ड असेट हो गई आपकी, प्लेस सिक्योरिटीज हो गई, मेंबर्स कार्ड हो गया, अनलिस्टेड सिक्योरिटीज होगी, बैड डेट्स, प्रीपेड एक्सपेंसेस, इंटेंजिबल असेट्स, अदर नॉन मार्केटेबल असेट्स। ट्रेड गारंटी फंड इज मेंटेन्ड फॉर डैश प्रोटेक्टिंग द इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर्स, inculcating confidence in the mind of investors, guarantee the settlement of trades, all of the above। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, कि इन्वेस्टर का इंटरेस्ट प्रोटेक्टेड रहे, इन्वेस्टर को कॉन्फिडेंस आए ट्रेडिंग करने में, और उनकी सेटलमेंट भी गारंटीड हो जाए। ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, द इनिशियल मार्जिन पेड बाय एन ऑप्शन सेलर इज शोन अंडर डैश इन द बैलेंस शीट। ऑप्शन सेलर को मार्जिन जमा कराना पड़ेगा। ऑप्शन सेलर का लॉस तो अनलिमिटेड है, उसे प्रीमियम मिलेगा, लेकिन क्योंकि उसका लॉस अनलिमिटेड है, तो उसे मार्जिन जमा कराना पड़ेगा। तो बैलेंस शीट में किस फॉर्म में जाएगा? बैड डेट्स, फिक्स्ड असेट्स, करंट असेट्स, या फिर करंट लाइबिलिटीज। तो इसका करेक्ट आंसर है करंट असेट्स, ऑप्शन सी। इफ द प्राइस ऑफ ए फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट इंक्रीजेस
द मार्क टू मार्केट मार्जिन अकाउंट ऑफ द होल्डर ऑफ द शॉर्ट पोजीशन इन दैट कॉन्ट्रैक्ट इज क्रेडिटेड फॉर द गेन। एक ने शॉर्ट किया हुआ है, फ्यूचर को शॉर्ट किया हुआ है, अब ये इंक्रीज हो गया, यानी कि इसे तो लॉस होगा। इसने सेल किया था, यानी इसे लग रहा था मार्केट नीचे जाएगी, अब ये इंक्रीज हो गया, उसका मार्क टू मार्केट अकाउंट क्रेडिट होगा गेन के लिए, उसे तो लॉस हुआ है, तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है, ऑप्शन बी। और एक्चुअल में क्या होगा, डेबिटेड फॉर द लॉस, मार्क टू मार्केट अकाउंट में उसे पैसा जमा कराना पड़ेगा, तो डेबिटेड फॉर लॉस। Profit from derivative transaction for Indian investor are taxed as dash. Speculative income under profit and gains of business or profession. Short-term capital gains under capital gains. Non-speculative income under income from other sources. Non-speculative income under profit and gains of business or profession. डेरिवेटिव मार्केट के जो भी प्रॉफिट है वो किस में आते हैं, नॉन स्पेक्युलेटिव इनकम अंडर प्रॉफिट्स एंड गेन ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन। बिजनेस इनकम की ट्रीट होते हैं और नॉन स्पेक्युलेटिव होती है नेचर में। A loss which is incurred on derivative transaction and which are carried out in a recognized stock exchange can be carried forward for a period of dash। कितने साल तक लॉसेस को कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, 5, 7, 8, 10। तो करेक्ट आंसर है 8 ईयर्स, ऑप्शन सी। At the time of final settlement, the seller of the option will recognize the adverse difference he paid to the buyer as dash in his profit and loss account। एडवर्स का मीनिंग है कि जो भी उसे लॉस हुआ उसे वो प्रॉफिट और लॉस अकाउंट में कैसे दिखाएगा, एक्सपेंस, प्रॉफिट, लॉस या फिर डेट। तो जो लॉस होता है उसे एज ए लॉस दिखाते हैं, जो गेन होता है उसे एज ए प्रॉफिट दिखाते हैं, जो लॉस होता है उसे एज ए लॉस दिखाते हैं। एनी पर्सन हु विशेस टू ओपन ए ट्रेडिंग अकाउंट मस्ट बी गिवन द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स बाय हिज ट्रेडिंग मेंबर। जिस भी पर्सन को ट्रेडिंग अकाउंट खोलना है उसके ट्रेडिंग मेंबर को उसे कौन सा डॉक्यूमेंट देना मैंडेटरी है, कंप्लीट वर्जन ऑफ ऑल द लॉज ऑफ सेबी, सेबी के सारे लॉज का डॉक्यूमेंट, रिस्क डिस्क्लोजर डॉक्यूमेंट, ऑल द रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ द एक्सचेंज, सेबी गाइडलाइंस ऑन द सब्जेक्ट। तो मैंडेटरी डॉक्यूमेंट कौन सा है, ऑप्शन बी, रिस्क डिस्क्लोजर डॉक्यूमेंट। व्हाट डज रिस्क रेफर टू, द सर्टेनिटी ऑफ गेटिंग हाई रिटर्न्स, द गारंटीड रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट्स, द पॉसिबिलिटी ऑफ लूजिंग कैपिटल एंड नॉट गेटिंग डिजायर्ड रिटर्न्स। तो दोनों ही चीजें रिस्क के अंदर आती है, कि जो हमने कैपिटल लगाया वो लॉस हो जाए या फिर जो हमें रिटर्न की एक्सपेक्टेशन है वो हमें ना मिले, ऑप्शन सी, द पॉसिबिलिटी ऑफ लूजिंग कैपिटल एंड नॉट गेटिंग डिजायर्ड रिटर्न्स। टर्निंग रेफर्स टू डैश, डाइवर्सिफाइंग इन्वेस्टमेंट्स, मेकिंग एक्सेसिव ट्रेड टू जनरेट कमीशंस, ऑफरिंग हाई रिटर्न इन्वेस्टमेंट्स, री इन्वेस्टिंग प्रॉफिट्स। तो टर्निंग किसको रेफर करता है, मेकिंग एक्सेसिव ट्रेड्स टू जनरेट कमीशंस, ऑप्शन बी। What action should an intermediary take if client due diligence cannot be completed due to any reason? क्लाइंट का ड्यू डिलीजेंस पूरा नहीं हो सका किसी भी रीजन से, तो उस केस में इंटरमीडियरी को क्या करना चाहिए, ओपन अकाउंट एंड कीप मॉनिटरिंग, अवॉइड ओपनिंग अकाउंट एंड फाइल ए सस्पिशियस एक्टिविटी रिपोर्ट, ऑफर लिमिटेड सर्विसेज, ओपन अकाउंट अंडर स्पेशल कंडीशंस। अकाउंट ओपन नहीं करना चाहिए और सस्पिशियस एक्टिविटी लग रही है तो उसको रिपोर्ट करना चाहिए, ऑप्शन बी, अवॉइड ओपनिंग अकाउंट एंड फाइल ए सस्पिशियस एक्टिविटी रिपोर्ट। विच डॉक्यूमेंट इज मैंडेटरी फॉर द केवाईसी प्रोसेस ऑफ एन इंडिविजुअल। केवाईसी के लिए कौन सा डॉक्यूमेंट मैंडेटरी है, आधार कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड। तो पैन कार्ड मैंडेटरी है, ऑप्शन डी। इसके साथ हमारा सैंपल एग्जाम पेपर पूरा होता है। आप कमेंट करके बताइएगा कि आपको इसमें से कितने मार्क्स मिले। इससे आपको आइडिया भी लग गया होगा कि आपकी एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कैसी है। अकॉर्डिंगली आप अपने एग्जाम को शेड्यूल कर सकते हो और उसमें अच्छा स्कोर कर सकते हो। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। थैंक यू गाइस।